मुझसे कविता का संसार इसके बारे में बोलने के लिए कहा गया है। मैं राजपाल एंड सन्स, मीरा जौहरी और प्रणव जौहरी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कोरोना काल के एकांत में, हालांकि एकांत काफी भयावह है, लेकिन इस काल को कुछ सार्थक बनाने के लिए उन्होंने विभिन्न लेखकों, कवियों के साथ बातचीत का एक सिलसिला या उनके विचार जानने का, या आज के साहित्य पर, आज की कविता पर उनके विचार जानने का एक अच्छा उपक्रम शुरू किया है। और मुझे लगता है कि इस समय बहुत से लोग इस तरह से वीडियो के माध्यम से एक साहित्य से संवाद को बनाए हुए हैं, जारी रखे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात अपने आप में है। मुझे लगता है कि कविता का संसार के बारे में बात करते हुए पहला ख्याल ये आता है कि कविता का संसार बड़ा और पुराना है जितना कि खुद ये संसार है। और मनुष्य के इतिहास में शायद ऐसा कोई समय नहीं था जब कविता न रही हो, जब इस धरती पर कविता का अस्तित्व न रहा। यहाँ तक कि जब कागज कलम का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय भी कविता थी। मुझे लगता है कि जितना भी मौखिक साहित्य है संसार का, वो चाहे आप उसे बाइबल कहें, हमारे प्राचीन भारत के वेद कहें, या दूसरी जो इस तरह की मौखिक पद्धतियां थी, वो बिना कागज कलम के संभव नहीं। टेक्नोलॉजी बहुत बाद की देन है। जब कागज नहीं था, जब कलम और पेंसिल नहीं थी, तो लोग अपने दिमागों में कविता की रचना करते थे और वो मौखिक परंपरा से जो है लोगों तक पहुंचती थी। बहुत बाद में चलकर उन्हें लिपिबद्ध किया गया। तो ये, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि जब दुनिया में कागज कलम नहीं रहेंगे तब भी शायद कविता रहेगी। तो क्योंकि उसका जन्म उस काल में हुआ था जब ये सब आधुनिक तकनीकें, आधुनिक प्रविधियां जब कहीं नहीं थी, उस समय भी कविता थी। इस सिलसिले में मुझे याद आता है कि पिछले वर्ष बल्कि पिछले से पिछले वर्ष 2018 में हमारे मित्र सुरेश सलील ने, जो कि खुद एक कवि और वादक हैं जाने माने, जिन्होंने बहुत से अनुवाद किए हैं तमाम विदेशी कवियों के, और जो समय समय पर आलोचना भी लिखते हैं, उन्होंने एक संचयन प्रकाशित किया जिसे राजपाल प्रकाशन की ओर से ने उसको छापा। तो इस पुस्तक का नाम है कविता सदी। तो मुझे लगा कि कविता के संसार पर बात करने के लिए शायद ये संकलन जो है, और ये काफी बड़ा संकलन है, ये काफी मौजूद रहेगा, क्योंकि इसमें हिंदी कविता के इतिहास से लेकर और उसके वर्तमान तक कुछ बहुत अच्छे उदाहरण जो है संजोए गए हैं। तो ये सुरेश सलील हमारे मित्र तो हैं ही, समकालीन है। सलील इस बात के लिए भी जाने जाते हैं कि वो कुछ ऐसी चीजें खोज कर लाते हैं जो कि लोगों के पास नहीं होती, जो उपलब्ध नहीं है। वो ऐसे पुस्तकों के, ऐसे प्राचीन संदर्भों के संग्राहक भी हैं। और ये कहा जाता है कि जो जो किताब आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो शायद सलील जी के यहाँ, सलील के यहाँ मिल जाएगी। तो ऐसा होता भी है कई बार। तो सलील ने, मुझे लगता है, कविता के इतिहास का एक बड़ा भंडार अपने यहाँ जमा किया है।
और उस भंडार में से कुछ चीजें उन्होंने निकाल कर इस किताब में रखी हैं। तो ये एक बहुत ही सार्थक संग्रह बन पड़ा है, जो हिंदी कविता के आदि पुरुष भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनसे की हिंदी शुरू हुई। हालांकि ये कहा जाता है कि भारतेंदु ने हिंदी में कविताएं नहीं लिखी, बल्कि उनकी अन्य कृतियां, मसलन नाटक अंधेर नगरी और इस तरह के नाटक, या उनकी पत्रकारिता जो हरिश्चंद्र चंद्रिका के माध्यम से सामने आई, वो हिंदी में है। और तब तक समूची कविता ब्रजभाषा में की जाती थी, और खुद भारतेंदु का भी ये मानना था कि हिंदी में कविता संभव नहीं है, कविता ब्रजभाषा में ही संभव है, और हिंदी को वो कविता के बहुत उपयुक्त नहीं मानते थे। लेकिन इसके बावजूद हिंदी का जो आगाज है, हिंदी का जो आरंभ है, वो भारतेंदु से ही होता है। और भारतेंदु के बाद कविता भी हिंदी में लिखी जाने लगती है। और भारतेंदु युग के बाद जो जितने युग आए, द्विवेदी युग आया जिसमें हिंदी में कविता लिखी गई, उसके बाद छायावाद आया, और छायावाद में उसके 3-4 बड़े कवियों ने, निराला, जयशंकर प्रसाद, आदि वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, इन 4 बड़े कवियों ने यह सिद्ध किया कि दरअसल हिंदी ही कविता की भाषा हो सकती है। और उस हिंदी में इतनी समृद्ध कविता, इतनी संगीतमय कविता, इतनी प्रांजल कविता संभव हुई कि हमें आज ये देखकर आश्चर्य होता है कि भारतेंदु के तुरंत बाद छायावाद एक अत्यंत समृद्ध काव्य आंदोलन के तौर पर प्रतिष्ठित हुआ। तो ये जो संकलन है, मैंने इसमें कुछ निशान है ताकि मैं इनमें से कुछ कविता आपको सुना सकूं। तो ये कविता सदी है, और मुझे लगता है कि शायद आप लोग देख रहे होंगे इसको। ये पुस्तक है, तो ये 624 पृष्ठों की है, बहुत अच्छे रंग से छपी हुई है। इसमें सलील जी की एक बड़ी भूमिका भी है, और जो कि भूमिका हिंदी कविता के इतिहास से शुरू हो करके और वो हमारे वर्तमान तक आती है। उसमें जो विभिन्न पड़ाव आए हैं, उसमें जो जिन जिन प्रवृत्तियों ने हिंदी कविता को बदला है, हसन द्विवेदी युग है, छायावाद है, उसके बाद भी छायावाद से दूर जब कविता जाती है, बच्चन और नरेंद्र शर्मा और ये लोग हिंदी कविता की भाषा को बदलते हैं, उस दौर का जिक्र है। फिर जो उसके बाद प्रगतिशील जो काव्य आंदोलन शुरू हुआ, उसका भी बहुत विस्तार से जिक्र है। और फिर वो है जो कि हिंदी आजादी के बाद की हिंदी कविता का जो एक सबसे प्रमुख हिस्सा है, और वो है शमशेर, मुक्तिबोध, इनसे जो शुरू हुआ, और सन उसको कहना चाहिए सन 50 के बाद, सन 1950 के बाद जो दौर शुरू हुआ, और उसके बाद सन 60 का दौर शुरू हुआ, जिसमें कि अनेक बड़े कवि सामने आए हैं, रघुवीर साहब, विजय देवनारायण शाही, कुंवर नारायण, उसी दौर में शमशेर बहादुर सिंह, और उससे और कुछ पहले नागार्जुन। इस तरह का जो एक अत्यंत समृद्ध दौर आया, उस दौर का वर्णन है। और फिर जो कह सकते हैं जो हम लोगों का दौर है, हमारे जो कि 70 के बाद जिसको ये कहा जा सकता है ये कविता शुरू हुई, और फिर ये सन 90 तक चली आई है। तो सन 90 तक का दौर जो है, इस महत्वपूर्ण संकलन में जो है उसका प्रतिनिधित्व ये संकलन करता है। इसमें एक खूबी यह है कि सलील ने इसमें गीतकारों को भी शामिल किया है। उस समय के अनेक गीतकार, गोपाल सिंह नेपाली, मुकुट बिहारी सरोज,
इस तरह के जो कई गीतकार हैं उनको इसमें शामिल किया। देवेंद्र कुमार बंगाली, शंकर शैलेंद्र, इस तरह के बलबीर सिंह रंग, जो इनको भी शामिल किया गया है। तो इससे एक बहस याद आती है कि हिंदी में गीत और कविता ये दो अलग अलग श्रेणियां मानी जाती रही, और इनमें ये कहा जाता है कि गीतकार जो है अंततः मनोरंजन करते हैं, इसलिए उनका जो काव्य है वो इतना स्तरीय नहीं है जितने की वो कविता है जो कि जिसको गाया नहीं जाता, जो छंदबद्ध नहीं है, और जो मनुष्य का मनोरंजन नहीं करती है, बल्कि वो मनुष्य को उद्वेलित करती है, उसको डिस्टर्ब करती है, उसकी संवेदनाओं को झकझोरती है, और उसके दिल पर असर करने की बजाय उसके दिमाग पर ज्यादा असर करती है। तो ये इस तरह का विवाद रहा है गीत और कविता में। दूसरी तरफ गीतकार ये मानते हैं कि, और मुझे लगता है भ्रामक रूप से ये मानते हैं कि जो कवि हैं, जो गीत नहीं लिखते, वो दरअसल समाज से कटे हुए हैं, समाज से उनका कोई संबंध नहीं, और वो ये मानते हैं कि ये जो जो कवि लोग हैं ये दरअसल कविता को नष्ट कर रहे हैं। ये अनेक गीतकारों का मानना रहा है। उनका ये भी मानना रहा है कि हम जनता के लिए लिखते हैं और हम जनता में ज्यादा पढ़े जाते हैं। तो ज्यादा पढ़ा जाना और ज्यादा लोकप्रिय होना क्या कविता की कसौटी हो सकती है, इस पर भी विवाद रहा है। क्या इसको कहा जाए मूंगफली की तरह लोकप्रिय होना क्या अच्छा है? तो ये मेरे ख्याल से जो है ये एक विवाद का विषय रहा है। लेकिन इस संकलन में सलिल ने गीतकारों को यथोचित जगह दी है, और उन्हें लगा होगा कि हमारे साथ अन्याय नहीं हुआ, तो वो हम यहाँ पर गंभीर कवियों के साथ साथ मौजूद हैं। तो इसका इन गीतों का चयन भी सलिल का अच्छा है, और ऐसा लगता है कि उसमें भी गीत में भी कुछ गंभीर कोशिशें की गई। वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, वो सिर्फ गायन नहीं होता, बल्कि उसमें कुछ गंभीर विमर्श भी संभव है। तो एक तो इस पुस्तक की खूबी ये है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो कविताओं का चयन है वो काफी अच्छा है, काफी सुंदर चयन है। हालांकि एक कवि की 500 1000 कविताओं में से 2 3 4 5 कविताओं को चुनना बड़ा मुश्किल कार्य है, और लोगों की अपनी अपनी पसंद हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर ये एक ऐसा संग्रह है जो अपने चयन के लिए भी जाना जाएगा, जो अपनी कविताओं के चयन के लिए भी जाना जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक कविता की इतिहास और उसके चयन और उसके प्रस्तुतिकरण, तो तीनों दृष्टियों से ये एक उल्लेखनीय संग्रह बन पड़ा है, जो कि जिसको कि संग्रहणीय माना जा सकता है। तो अब मैं इसमें से आपको, तो मैं कुछ कविताएं अपनी पसंद की मैं आपको सुना सकता हूँ। सुनाना चाहूंगा, और इसमें शायद मेरी थोड़ा कुछ निजी रुचि भी शामिल हो, निजी पसंद भी शामिल हो। तो मैं इसके बहुत पुराने इतिहास पे न जा करके, और मैं कुछ यहाँ से शुरू करूंगा जब हमको आज़ादी मिल जाती है, और उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हमारे सामने खुलने लगती हैं। नेहरू युग का स्वप्न और उस स्वप्न से मोहभंग, दोनों स्थितियां समाज में व्याप्त होती हैं, और कविता में एक ऐसी पीढ़ी आती है सामने जो कि इनका एक इन इन स्थितियों की चीर फाड़ जो है वो करती है। मनुष्य के समाज पर उसका क्या असर हुआ है,
इसकी पड़ताल करती है और एक बड़ी सार्थक कविता लेकर सामने आती है। लेकिन उससे पहले मैं अपने कुछ प्रिय कवियों की जो कि आज़ादी के बाद तक जिन्होंने बहुत सार्थक ढंग से लिखा, बहुत महान कविताएं जिन्होंने लिखी, मैं उनकी दो कविताएं आपको सुनाऊंगा। उसके बाद मैं और आपको कुछ और आगे ले चलूंगा। एक है शमशेर बहादुर सिंह, जो कि हमारे समय के बहुत बड़े कवि थे, और कहते हैं कि वो सौंदर्य कविता का देखना हो अगर, तो शमशेर में देखा जाना चाहिए। हमारी पीढ़ी ने शमशेर से बहुत सीखा। ये सीखा कि कैसे भाषा का इस्तेमाल किया जाए, किस तरह एक कवि जो है वो हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत इन सब में आवागमन करता है, आवाजाही करता है, किस तरह उसे इस संसार को बेहतर बनाने की लगातार कोशिश करनी चाहिए, और उसे उसके लिए किस तरह तीन चीजें जरूरी हैं: ऑक्सीजन, मार्क्सवाद और अवाम के आईने में अपनी छवि। शमशेर इन तीन चीजों को एक कवि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे। तो उनकी ये एक कविता है। उन्होंने प्रकृति की सुंदरता की जितनी अच्छी, जितनी अद्भुत कविताएं लिखी हैं, उतनी शायद बाद में कम लिखी है। और शमशेर को अति यथार्थवाद का इस्तेमाल करने वाला कवि भी कहा जाता है। तो ये कविता है उषा। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से, लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर, या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने नील जल में, या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो एक दूसरे कवि हैं नागार्जुन, जिनको हिंदी में प्यार से बाबा कहा जाता था। वे जीवन भर कम्युनिस्ट रहे, और वो शमशेर भी रहे। और लेकिन उनका एक ये उनकी कविता है, उनको प्रणाम। ये जीवन में जो सफल हुए उन लोगों की स्तुति है। और कवि ये सवाल करता है कि क्या वे सचमुच असफल हुए? जो नाकाम माने जाते हैं जीवन में, क्या वे सचमुच नाकाम थे या कुछ और थे? तो उनको प्रणाम। जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूं प्रणाम। कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनके अभिमंत्रित तीर हुए रण की समाप्ति के पहले ही, जो वीर रिक्त तूणीर हुए उनको प्रणाम। जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उधर पार, मन की मन में ही रही स्वयं हो गए उसी में निराकार, उनको प्रणाम। आगे इसमें है कि जिनकी सी, ये लंबी कविता है इसलिए मैं इसको कुछ इसके कुछ अंश ये आप प्रस्तुत करूंगा। जिनकी सेवाएं अतुलनीय, पर विज्ञापन से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, उनको प्रणाम। तो ये एक कविता उन लोगों की वंदना है जिन्हें विफल कहा जाता है, नाकाम बताया जाता है। आगे चलकर एक मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है। मुक्तिबोध के अंधेरे में, तो एक महान कविता के रूप में उसको दर्जा हासिल हो गया है, और उसकी कई तरह से व्याख्याएं की जाती हैं। तो एक बहुत लंबी कविता है जिस पर बहुत से लेख और बहुत सी पुस्तकें लिखी गई हैं। और ये मुक्तिबोध की जो काव्य संघर्ष है उसका एक अंतिम पड़ाव ये कविता थी। तो लेकिन उनकी कविता में एक और जो इस संकलन में शामिल है, उस, वो, उसका नाम है मुझे कदम कदम पर।
मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, एक पैर रखता हूँ कि 100 राहें फूटती हैं, वो मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने, सब सच्चे लगते हैं। अजीब सी औकलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ और गहरे में उतरना चाहता हूँ, जाने क्या मिल जाए। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा धीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल व सदा नीरा है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। पल भर मैं सब में से गुजरना चाहता हूँ, प्रत्येक उर में से तिर आना चाहता हूँ। इस तरह इस तरह खुद ही को दिए दिए फिरता हूँ। अजीब है जिंदगी, बेवकूफ बनने के खातिर ही सब तरफ अपने को लिए लिए फिरता हूँ। तो इसका एक अंश ये था। और मुझे लगता है मुक्तिबोध इस पे कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि अपने व्यक्ति से बाहर निकल करके ये पूरे समाज व्यक्ति से जुड़ने की यहाँ पर अधीरता है, उसकी आकुलता है। और प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा शायद एक कवि ही है जो देख सकता है कि किस तरह एक प्रत्येक वाणी में एक महाकाव्य की पीड़ा छिपी हुई। अगर आप देखें लोगों के जीवन को तो उनमें सचमुच यही चीज है, तो सिर्फ शायद हीरा दबा हुआ है, महाकाव्य की पीड़ा कहीं घुटन से भरी हुई है। तो एक कवि आता है और उस पीड़ा को दर्ज कर लेता है। इसी तरह से मुझे लगता है कि फिर मैं सोचता हूँ कि कौन नारायण जो कि जिनका कुछ ही वर्ष पहले निधन हुआ है, और वे एक बड़े कवि थे और उन्होंने प्राचीन आख्यानों को भी नए संदर्भों में उन पर अद्भुत कविताएं लिखी। आत्मजयी है और आत्मजयी नचिकेता की ये कथा है, लेकिन वो आज के संदर्भों में जबकि धार्मिक उन्माद का बहुत बोलबाला है, वो उस धर्म को धिक्कार भेजती है जो मनुष्यों से घृणा करता है, जो हिंसा फैलाता है। तो एक उसका उसका एक बड़ा क्रिटिक भी उसमें है। तो खैर एक उनकी उनकी कविता है कि अब की अगर लौटा तो अब की अगर लौटा तो बृहत्तर लौटूंगा, चेहरे पर लगाए नोकदार चेहरे पर लगाए नोकदार मूछे नहीं, कमर में बांधे लोहे की पूछे नहीं, जगह दूंगा साथ चल रहे लोगों को, तरेर कर न देखूंगा उन्हें भूखी शेर आंखों से। अब की अगर लौटा तो मनुष्य तर लौटूंगा, घर से निकलते सड़कों पर चलते बसों पर चढ़ते ट्रेनें पकड़ते, जगह बेजगह कुचला पड़ा पिद्दी सा जानवर नहीं, अगर बचा रहा तो कृतज्ञ तर लौटूंगा। अब की अगर लौटा तो हताहत नहीं, सबके हिताहित को सोचता पूर्णतर लौटूंगा। एक अद्भुत कविता है, आज के संदर्भों में बहुत ही प्रासंगिक है, जबकि मनुष्य को लगातार प्रताड़ित करने, लगातार उसे गिराने, लगातार पद दलित करने की कोशिशें जारी हैं। उस समय ये कविता जो है अत्यंत प्रासंगिक हो उठती है। उसका रघुवीर सहाय हमारे समय के महान कवि वो आते हैं और वो अपनी कविता के माध्यम से हमारे लोकतंत्र का लोकतंत्र की बड़ी आलोचना प्रस्तुत करते हैं। और उनकी कविता जो है वो लोकतंत्र को प्रतिष्ठित करने, उसको स्थापित करने, उसको लगातार सार्थक बनाने की बहुत बड़ी कोशिश है। तो उसमें उनकी जो मशहूर कविता है रामदास उस दिन उदास था, रामदास की हत्या जो है वो इतनी अद्भुत कविता है। वो
अपने आप में, या इस तरह की बहुत सी कविताएं उनकी हैं जो कि जिनमें कि हमारे लोकतंत्र का हाल मिलता है, हमारे समाज का हाल जो है देखने को मिलता है। तो ऐसी ही कविता एक रामदास ये हिंदी की बड़ी प्रसिद्ध कविता बन चुकी है, लेकिन फिर भी इसको सुनाया जा सकता है। रामदास। चौड़ी सड़क चौड़ी सड़क गली चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी। रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था। उसे बता यह दिया गया था, उसकी हत्या होगी। धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले। फिर रह गया, सड़क पर सब थे, सभी मौन थे, सभी निहत्थे, सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी। बीच सड़क पर खड़ा हुआ वह, बीच सड़क पर दोनों हाथ पेट पर रखकर, सधे कदम रख करके आए। लोग सिमट कर आंख गड़ाए, लगे देखने उसको जिसकी तय था हत्या होगी। निकल गली से तब हत्यारा आया, उसने नाम पुकारा, हाथ तौल कर चाकू मारा, छूटा लूहू का फव्वारा। कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। भीड़ ठेल कर लौट गया वह, मरा पड़ा है रामदास। देखो देखो बार बार कह, लोग निडर उस जगह खड़े रह, लगे बुलाने उन्हें जिन्हें संशय था हत्या होगी। ये रामदास आज कहीं भी दिखाई दे जाता है, जो जो मारा जा रहा है, जो हिंसा का शिकार हो रहा है, जो अन्याय अत्याचार का निशाना बनाया जा रहा है। ये रामदास और कोई नहीं, दरअसल हमारा लोकतंत्र ही है। आगे मैं कुछ कवियों को छोड़ रहा हूँ। फिर मैं आपको एक हमारे प्रिय कवि जो रहे हैं सबके, केदारनाथ सिंह, उन्होंने कुछ राजनीतिक कविताएं भी लिखी हैं, लेकिन उन्होंने गीतों से शुरू किया, लेकिन उनके गीत भी बड़े अनोखे रहे हैं और वो गीत सामान्य गीतों से बहुत हटकर किए हैं। तो मैं उनका एक गीत आपको पढ़ता हूँ, जब धानों का गीत। धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, आप देखिए कविता किस तरह एक लोकगीत जैसी है। धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, उगेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। चंदा को बांधेंगे कच्ची कलगियों, सूरज को सूखी रेत में, आना जी बादल जरूर। धूप ढरे तुलसी बन झरेंगे, साँझ घिरे पर कनेर, पूजा की बेला में ज्वार झरेंगे, धान दिए की बेर, आना जी बादल जरूर। धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे, पकेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। झीलों के पानी खजूर हिलेंगे, खेतों में पानी बबूल, पछुआ के हाथों में हिलेंगी, पूर्वा के हाथों फूल, आना जी बादल जरूर। तो उस दौर के और भी बहुत से कवि हैं, दुष्यंत कुमार हैं, जिनकी साये में धूप तो मुझे लगता है कि हिंदी में सबसे अधिक बिकने वाली कविता पुस्तकों में से है। और वो गजलें हैं, हिंदी गजलें हैं, तो वो गजल क्योंकि इसमें नहीं है इसलिए मैं आपको वो नहीं पढ़ूंगा। लेकिन उसके बाद दो महिला कवि अत्यंत महत्वपूर्ण रही हैं, स्नेहमयी चौधरी और कीर्ति चौधरी। दुर्भाग्य से हिंदी में उनकी बहुत चर्चा नहीं हुई, लेकिन उन्होंने बहुत सार्थक कविताएं लिखी हैं। हिंदी के उस दौर में शायद महिला कवि कम ही थी, और जो थी भी वो आ, उनका घर बड़ा अधबना सा था, आधा आधा बना हुआ और आधा आधा बनता हुआ, पूरा नहीं बन पाया। तो इस तरह हुआ, लेकिन वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण
उसमें से कवि हैं स्नेहमयी चौधरी। उनकी कविताएं दुविधा। रोटी सेकती औरत का हाथ जलता है चिमटे के बिना, रोटी फुलाती है जब वह आंच पर। देश जलता है एक सामूहिक लगी आग में, वह देश की आग में जले या रोटी बनाती हुई जले। किसे छोड़े किसे अपनाए, दुविधा में क्या करें। ये वह छोटी सी कविता है और आज के संदर्भ में प्रासंगिक है। ये कितने वर्षों पहले लिखी गई होगी, क्योंकि स्नेहमयी जी का जन्म 1935 में हुआ था और 2017 में उनका निधन हुआ। तो फिर हमारे एक अत्यंत महत्वपूर्ण कवि हुए हैं कुमार विकल्प, जो चंडीगढ़ में रहते थे। वो कभी दिल्ली में नहीं रहे और जो कविता का केंद्र तब तक दिल्ली हो गया था, तो लेकिन वो दिल्ली में नहीं चंडीगढ़ में रहे। और वो एक उनकी बहुत राजनीतिक कविताएं बहुत लिखी उन्होंने, लेकिन यहाँ जो संकलित है वो उसमें से एक अच्छी कविता है चंबा की धूप। चंबा जो हिमाचल प्रदेश का शहर है। ठहरो भाई धूप अभी आएगी, इतने आतुर क्यों हो, आखिर ये चंबा की धूप है। एक पहाड़ी गाय आराम से आएगी, यहीं कहीं चौगान में घास चरेगी, गद्दी महिलाओं के संग सुस्ताएगी। किलकारी भरतो किलकारी भरते बच्चों के संग खेलेगी, रावी के पानी में तिर जाएगी। और खेल कूद के बाद यह सूरज की भूखी बिटिया आटे के पेड़े लेने को हर घर का चूल्हा चौखट चूमेगी। और अचानक थक कर दूध बेचकर लौट रहे गुज्जर परिवारों के संग अपनी छोटी सी पीठ पर अंधेरे का बोझ उठाए उधर जिधर से उतरी थी चढ़ जाएगी। यह चंबा की धूप गाय। बहुत सुंदर कविता है। उसके बाद एक चंद्रकांत देवताले बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण कवि हुए हैं। उनका निधन भी 2017 में हुआ और उनकी कविता तो बहुत ही प्रसिद्ध हुई है और शायद ये हिंदी में स्त्री पर लिखी गई पहली कविताओं में से है जिसका कथ्य एकदम स्त्री ही है। और बाद में जितनी कविताएं स्त्रियों पर लिखी हम सभी लोगों ने उन पर कहीं ना कहीं इसकी छाया लगता है, इसकी इस कविता की छाया पड़ती रही है। तो वह औरत वह औरत आकाश और पृथ्वी के बीच कब से कपड़े पछीट रही है शताब्दियों से, धूप के तार पर सुखा रही है। वह औरत आकाश और धूप और हवा से वंचित गुप्त गुफा में कितना आटा गूंद रही है मनो शेर आटा, असंख्य रोटियां सूरज की पीठ पर पका रही है। एक औरत दिशाओं के सूप में खेतों को पटक रही है। एक औरत वक्त की नदी में दोपहर के पत्थर से शताब्दियां हो गई एड़ी घिस रही है। एक औरत अनंत पृथ्वी को अपने स्तनों में समेटे दूध के झरने बहा रही है। एक औरत अपने सिर पर घास का गट्ठर रखे कब से धरती को नापती ही जा रही है। एक औरत अंधेरे में कर्राटे भरते हुए आदमी के पास निर्वसन जागती शताब्दियों से सोई है। एक औरत का धड़ भीड़ में भटक रहा है, उसके हाथ अपना चेहरा ढूंढ रहे हैं, उसके पांव जाने कब से सबसे अपना पता पूछ रहे हैं। फिर देवताले जी के बाद विनोद कुमार शुक्ल, जो कि हमारे सौभाग्य से जीवित हैं और सक्रिय हैं, लिख रहे हैं लगातार उपन्यास, बच्चों के उपन्यास, बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं उन्होंने, बड़ों के लिए कुछ बहुत ही अद्भुत उपन्यासों के अलावा, और वे लगातार सक्रिय हैं।
मैं उनकी एक छोटी सी कविता जो इसमें है, हालांकि कविताएं सबकी ज्यादा हैं, किसी की 4, किसी की 5, किसी की 7, 8, तो उनकी एक कविता है, यह चेतावनी है। यह चेतावनी है कि एक छोटा बच्चा है। यह चेतावनी है कि एक छोटा बच्चा है। यह चेतावनी है कि 4 फूल खिले हैं। यह चेतावनी है कि खुशी है और घड़े में भरा हुआ पानी पीने के लायक है। हवा में सांस ली जा सकती है। यह चेतावनी है कि दुनिया है। बची हुई दुनिया में मैं बचा हुआ। ये यह चेतावनी है, मैं बचा हूं। किसी होने वाले युद्ध से निकलकर, किसी होने वाले युद्ध से जीवित बचकर निकलकर मैं अपनी अहमियत से मरना चाहता हूं कि मरने के आखिरी क्षण तक अनंत काल जीने की कामना करूं कि 4 फूल हैं और दुनिया है। अद्भुत कविता है अपने आप में। एक कवि बहुत छोटी सी जगह में जो है वो दुनिया को कितनी सारी दुनियाओं में चला जाता है। ये आप इसको देखिए ना। फिर नरेश सक्सेना उसके बाद जो है इसमें उनकी जो कविताएं शामिल है। नरेश सक्सेना का योगदान ये है कि उन्होंने हिंदी कविता को अधिक लोकप्रिय बनाया है, उसकी गंभीरता को छोड़े बिना, उसकी गंभीरता से समझौता किए बिना उन्होंने हिंदी कविता को लोकप्रिय बनाने का जो काम किया है। और उनकी कविता में पर्यावरण की चेतना, विज्ञान के जरिए जो निर्जीव चीजें हैं उनकी संवेदना को समझना, इस तरह के जो अनुभव कविता में बहुत मिलते हैं। तो मैं उनकी जो कविता सुनाता हूँ, बल्कि 2 कविताएं जो बहुत छोटी हैं जो, तो एक कविता पानी। बहते हुए पानी ने पत्थरों पर निशान छोड़े हैं। अजीब बात है, पत्थरों ने पानी पर कोई निशान नहीं छोड़ा। एक और कविता है सीढ़ी। मुझे एक सीढ़ी की तलाश है। सीढ़ी दीवार पर चढ़ने के लिए नहीं, बल्कि नींव में उतरने के लिए। मैं के लिए इतना नहीं, उसे ध्वस्त कर देना चाहता हूँ। विष्णु खरे हमारे समय के अत्यंत महत्वपूर्ण कवि रहे हैं, इन सभी कवियों, इन सभी कवियों जैसे। और ये बड़ा 2 वर्ष पहले उनका निधन हुआ। अभी वो लगातार लिख रहे थे, बहुत सक्रिय थे, लेकिन उनकी कविता का असर हमारी ही नहीं, हमसे बाद की पीढ़ी पर भी बहुत असर है उनकी कविता की भाषा का। और उन्होंने कविता की भाषा को गद्य के निकट लाने का बड़ा ऐतिहासिक काम किया। तो एक कविता उनकी डरो। कहो तो डरो कि हाय यह क्यों कह दिया, न कहो तो डरो कि पूछेंगे चुप क्यों हो। सुनो तो डरो कि अपना कान क्यों दिया, न सुनो तो डरो कि सुनना लाजमी तो नहीं था। देखो तो डरो कि एक दिन तुम पर भी यह न हो, न देखो तो डरो कि गवाही में बयान क्या दोगे। सोचो तो डरो कि वह चेहरे पर न झलक आया हो, न सोचो तो डरो कि सोचने को कुछ दे न दे। पढ़ो तो डरो कि पीछे से झांकने वाला कौन है, न पढ़ो तो डरो कि तलाशेंगे क्या पढ़ते हो। लिखो तो डरो कि उसके कई मतलब लग सकते हैं, न लिखो तो डरो कि नई इबारत सिखाई जाएगी। डरो तो डरो कि कहेंगे किस बात का डर है, न डरो तो डरो कि हुक्म होगा कि डर। एक हमारे और एक अत्यंत महत्वपूर्ण कवि इकबाल रब्बी, जो पत्रकार रहे और
और कवि वो अनोखे हैं अपनी अपने ढंग के। उनके एक कविता जो है ये है अरहर की दाल। उनकी इस तरह के विषयों पर बहुत कविताएं लिखी हैं। अरहर की दाल कितनी स्वादिष्ट है, चावल के साथ खाओ, बासमती हो तो क्या कहना, हर कटोरी थाली में उड़ेलो, थोड़ा गर्म घी छोड़ो, भुनी हुई प्याज लहसुन का तड़का इस चावल के सामने क्या आता डूब, झपक झपक और लोरियां हल्की हल्की, एक के बाद एक थाप, नींद जैसे नरम जल, वाह रे भोजन के आनंद, अरहर की दाल और बासमती और उस पर तैरता थोड़ा सा घी। एक राजेश जोशी भी अत्यंत महत्वपूर्ण कवि हैं। मुझे अपनी पीढ़ी के बहुत से कवियों को छोड़ना पड़ रहा है, तो लेकिन उनकी एक कविता है झिंगुर। कभी भी खत्म हो सकती है दुनिया, खत्म हो सकता है किसी भी पल सारा जीवन, खत्म हो जाएगा जब सारा जीवन, तब भी बचे रहेंगे झिंगुर, उन पर कोई असर नहीं होगा किसी बम का। खत्म हो जाएगा जब सारा जीवन, तो खत्म हो जाएगा सारा शोर, खत्म हो जाएंगी सारी तकलीफें सारे दुख, दुनिया में होगा सिर्फ भयानक सन्नाटा, सन्नाटे में बोलेंगे झिंगुर, तो कितना डरावना लगेगा सारा दृश्य। पर कोई नहीं डरेगा तब, तब किसी चीज का डर नहीं होगा, बचेंगे सिर्फ झिंगुर, जो अगली दुनिया बसने तक तोड़ते रहेंगे सन्नाटा दिन रात। एक मेरे अत्यंत प्रिय कवि हैं आलोक गंगा, जो अपनी लंबी कविताओं के लिए जाने जाते हैं। और वो आ, वो एक अद्भुत कवि हैं, बहुत विलक्षण कवि, जिनकी संवेदना का स्तर इतना बारीक, इतना विकल कर देने वाला, और इतना इतना संगीतात्मक है, इतना तो उनकी एक जो आंतरिक लय है वैसी लय हमारे समकालीन कवियों के पास नहीं है। तो उनकी एक कविता सफेद रात, उनकी कविताएं बहुत कविताएं मशहूर हैं उनकी। उनकी सफेद रात कविता ये भी लंबी है, इसलिए मैं इसका एक अंश आपको सुनाऊंगा। बल्कि दो अंश मैं आपके अलग अलग सुनाऊंगा। पुराने शहर की इस छत पर पूरे चांद की रात, याद आ रही है वर्षों पहले की जंगल की एक रात, जब चांद के नीचे जंगल पुकार रहे थे जंगल को, और बारह सिंगे पीछे छूट गए बारह सिंहों को। निर्जन मोड़ ऊंची झाड़ियों में ओझल होते हुए, क्या वे सब अभी तक बचे हुए हैं? पीली मिट्टी के रास्ते और खरहे महोगनी के घने पेड़, तेज महक वाली कड़ी घास, देर तक गोधूली ओस, रखवारे रखवारे की झोपड़ी, और उसके ऊपर सात तारे। पूरे चांद की इस शहरी रात में किस लिए याद आ रही है जंगल की रात। आगे चलकर ये कविता एक राजनीतिक रूप ग्रहण कर लेती है, और आ, और फिर वो कवि कहता है कि क्या है चांद के उजाले में, इस बिखरती हुई आधी रात में, एक असहायता जो मुझे कुचलती है, और एक उम्मीद जो तकलीफ जैसी है। शहर में इस तरह बसे कि परिवार का टूटना ही उसकी बुनियाद हो जैसे। न पुरखे साथ आए, न गांव, न जंगल, न जानवर। शहर में बसने का क्या मतलब है? शहर में ही खत्म हो जाना। एक विशाल शरणार्थी शिविर के दृश्य, हर कहीं उनके भविष्यहीन तंबू। हम कैसे शहर हम कैसे सफर में शामिल हैं कि हमारी शक्ल आज भी विस्थापितों जैसी है। सिर्फ कहने के लिए कोई अपना शहर है, कोई अपना घर है, इसके भीतर भी हम भटकते ही रहते हैं। लखनऊ में बहुत कम बच रहा है लखनऊ, इलाहाबाद में बहुत कम इलाहाबाद में, इलाहाबाद, कानपुर और बनारस और पटना और अलीगढ़, अब इन्हीं शहरों में कई तरह की हिंसा, कई तरह के बाजार। फिर अंत में इसमें कुछ और ये और लंबी कविता है। वो कवि कहता है भारत में जन्म लेने का मैं भी कोई मतलब पाना चाहता था,
अब वह भारत भी नहीं रहा जिसमें जन्म लिया। तो फिर अंत में दो कवि मैं और आपके सामने रखूंगा, दो कवियों की कविताएं। असद जैदी एक हमारे समय की अत्यंत महत्वपूर्ण कवि हैं, और अ, अ, एक हाँ, दो इनकी छोटी कविताएं मैं आपको सुनाता हूँ। एक गरीबलापन। एक गरीब का अकेलापन, उसके खाली पेट के सिवा कुछ नहीं। अपनी दार्शनिक चिंता में दोहराता हूँ मैं यही एक बात। एके पौर्वात्य निरंकुशता। जो गरीब है उसे अपने गांव से आगे कुछ पता नहीं। जो कम गरीब है, जो उसने देखा है पूरा जिला। चारी जालिमों ने देखे हैं राष्ट्र और राज्य, लाए हैं वही देशभक्ति की नई तरकीब, जो लोगों को गाजर और मूली में बदलती है गरीब को सूखे अचार में। अंग्रेजों को भी भारत बड़ा भारतीय नजर आने लगा है, जैसा अचानक अब हिंदी के कुछ अखबार नवीसों को। तो के है। फिर मैं कुछ कवियों को छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मुझे लगता है 2-3 मिनट है। जीवन का अनुवाद, एक निर्मला गर्ग हमारे समय की बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, जो कम लिखती है थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको जीवन का अनुवाद। मैं जानती हूँ जीवन मैदानों से ज्यादा विस्तृत है, हथेलियों से ज्यादा सुंदर है और धातु से ज्यादा कठोर है। जीवन का अनुवाद किसी भी भाषा में सिर्फ जीवन है। जीवन विन्यास है ऋतुओं का, नदियों का, उन रास्तों का जिनसे होकर हम काम पर जाते हैं। वह मुझे प्रिय है शब्दों से ज्यादा, आंसुओं से ज्यादा, रात के रहस्य से ज्यादा। फिर भी कभी कभी मृत्यु के बारे में सोचना अच्छा लगता है, जैसे मरने के बाद मेरा मन क्यों वह अंतःकरण उसी तरह शांत हो जाएगा जैसे बर्फ पड़ने के बाद की खामोशी। मुझे लगता है यह है कि अब अभी समापन इसका करना चाहिए, लेकिन मैं आपको दो महिला कवि, बल्कि तीन कवि, इनकी छोटी छोटी कविताएं, देव प्रसाद मिश्र जो कि बड़े अनोखे कवि हैं अपने ढंग के। इन कविताएं प्रार्थना के शिल्प में नहीं, बड़ी प्रसिद्ध कविताओं में से उनकी। इंद्र आप यहाँ से जाएं तो पानी बरसे, एक नई प्रार्थना है, नए युग की प्रार्थना। इंद्र आप यहाँ से जाएं तो पानी बरसे, मरुत आप यहाँ से कूच करें तो हवा चले, बृहस्पति आप यहाँ से हटें तो बुद्धि कुछ काम करना शुरू करे, अदिति आप यहाँ से चले तो कुछ ढंग की संततियां जन्म ले, रुद्र आप यहाँ से दफा हो तो कुछ क्रोध आना शुरू हो। देवियों देवताओं, हम आपसे जो कुछ कह रहे हैं प्रार्थना के शिल्प में नहीं। फिर आगे एक कात्यायनी की एक कविता है जो कि शायद जिनकी हॉकी खेलती लड़कियां बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये कविता जो है वो मुझे लगता है बहुत लंबी है, मैं कैसे पढ़ूं। ये हॉकी खेल रही लड़कियां इस कविता में जो हॉकी खेलती लड़कियां हैं वो हैं, वे लहरा रही हैं, चमक रही हैं और मैदानों के अलग अलग कोनों में रह रहकर उमड़ घुमड़ रही हैं। वे चीख रही हैं, सीटी मार रही हैं और बिना रुके भाग रही हैं एक छोर से दूसरे छोर। उनकी पुष्ट टांगे चमक रही हैं नृत्य की लयबद्ध गति के साथ। और लड़कियां हैं कि निर्द्वंद निश्चिंत हैं, बिना यह सोचे
कि मुंह दिखाई की रस्म करते समय सास क्या सोचेगी। इसी तरह खेलती रहती लड़कियां निसंकोच निर्भीक दौड़ती भागती और हंसती रहती, इसी तरह और हम उन्हें देखते रहते। पर शाम है कि होगी ही। रेफरी है रेफरी है कि बाज नहीं आएगा सीटी बजाने से, और स्टिक लटकाए हाथों में एक भीषण जंग से निपटने की तैयारी करती लड़कियां लौटेंगी घर। अगर ऐसा न हो तो समय रुक जाएगा, इंद्र मरुद वरुण सब कुपित हो जाएंगे, वज्र हो जाएगा, सब कुपित हो, चक्रवात आ जाएगा। घर पर बैठे देखने आए वर पक्ष के लोग पैर पटकते चले जाएंगे। बाबूजी घुस आएंगे गरजते हुए मैदान में, भाई दौड़ता हुआ आएगा और झोंटा पकड़कर घसीट ले जाएगा। अम्मा कोसेगी किस घड़ी में पैदा किया था ऐसी कुलच्छी ऐसी कुलच्छनी बेटी। ये और भी लंबी है, लेकिन इसका जो मूल मंतव्य है वो इन पंक्तियों में है। फिर अंत में एक कविता अनीता वर्मा की, इनकी कविताएं मुझे बहुत प्रिय हैं और इनके 2 संग्रह प्रकाशित हैं, और ये थोड़ा कम लिखती हैं और बहुत लो प्रोफाइल में रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो एक अद्भुत कवि हैं। ये प्रार्थना करती इनकी कविता है। भेद मैं तुम्हारे भीतर जाना चाहती हूँ, भेद मैं तुम्हारे भीतर जाना चाहती हूँ, रहस्य घुंघराले केश हटाकर मैं तुम्हारा मुख देखना चाहती हूँ। ज्ञान मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ, निर्बोध निस्पंदता तक। अनुभूति मुझे मुक्त करो, आकर्षण मैं तुम्हारा विरोध करती हूँ, जीवन मैं तुम्हारे भीतर से चलकर आती हूँ। तो इस तरह इन कविताओं को जीवन इन कविताओं के भीतर से चलकर आता है। आपने देखा होगा किस तरह विविध रूप जो है इन कविताओं के भीतर से चलकर आए हैं। और अगर हम आप और कविता के निकट जाएं और कविता से प्रेम करें और कविता को अपने जीवन के लिए जरूरी माने, हवा पानी की तरह, तो शायद हम देखेंगे कि कितना सारा जीवन इस समय जो जीवन विरोधी शक्तियां जगह जगह पूरे विश्व में छाई हुई है, अमेरिका से भारत तक, वो उनके विरुद्ध एक किस तरह कविता संघर्ष करती है और किस तरह उस जीवन की प्रतिष्ठा करती है जो इन कविताओं के भीतर से चलकर आता है। तो धन्यवाद आप सबका, और मीरा जी और प्रणब और राजपाल एंड सन्स का, और सूर्य सलील का भी धन्यवाद कि उन्होंने एक उल्लेखनीय संग्रह तैयार किया। और आगे शायद ऐसे, क्योंकि इस तरह के संपादनों का कोई अंत भी नहीं होता है, आगे और भी ऐसे संग्रह मुझे लगता है प्रकाशित होंगे और अपनी अपनी रुचियों के अनुसार। और सलील ने इसके जरिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण काम किए, मसलन गीत और कविता को पास पास ले आना, या कविता को इतिहास के क्रम में देखना। तो इस सब के लिए उनको भी धन्यवाद, और आप सब श्रोताओं दर्शकों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।